हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का स्वागत है। मैं एमपी सर। आज हम सभी लोग मिलकर क्रिया के अन्य रूप का अध्ययन करेंगे। क्रिया के अन्य रूप क्या होते हैं? इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि क्रिया क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके भेद कितने होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि क्रिया के अन्य रूप क्या होते हैं और यहाँ से प्रत्येक परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। और यह वीडियो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अलावा जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न पूछा जाता है कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, या जो है नामधातु क्रिया क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया क्या है। तो यह क्रिया के अन्य रूप हैं, उसको हम लोग देखते हैं। और यह भी जो है यहाँ से क्रिया में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं जो क्रिया के अन्य रूप हैं उसमें क्या क्या आता है। तो क्रिया के अन्य रूप में जैसे कहा गया, एक होता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, दूसरा है प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, नामधातु क्रिया, और 8 है क्रियार्थक या संज्ञार्थक। क्रियार्थक इसे कहते हैं संज्ञार्थक। तो क्रिया के जो अन्य रूप हैं जिसमें हम लोग देखते हैं, एक क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया है, उसके बाद द्विकर्मक है, संयुक्त क्रिया है, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, नामधातु और क्रियार्थक या संज्ञार्थक। यह क्रिया के अन्य रूप हैं और यहाँ से सभी परीक्षाओं में प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो प्रेरणार्थक क्रिया है किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जब प्रश्न पूछा जाता है हमको जब जानकारी नहीं होगी तो प्रश्न का आंसर हमारा क्या होता है, गलत हो जाता है। इसलिए इस क्रिया को पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले प्रेरणार्थक क्रिया कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। प्रेरणार्थक क्रिया आपसे कहा जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो इसमें क्या होता है कि कोई कर्ता है, मान लीजिए कोई काम करने वाला जिसको हम कर्ता बोलते हैं, वह कर्ता अपना काम न करके किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा उस काम को संपन्न करता है, तो वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। तो इसमें क्या है, इसकी परिभाषा हम लोग लिखेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं
कार्य स्वयं कार्य करने का बोध ना होकर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कार्य को कराए जाने का बोध होता है। कहा गया कि इसमें क्या होता है, कर्ता जो काम को करने वाला वह अपना काम नहीं करेगा और किसी दूसरे के माध्यम से उस काम को संपन्न करता है, तो वह क्रिया क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरण में है माँ बच्चों से खाना बनवाती है। माँ बच्चों से खाना बनवाती है, तो यहाँ पर क्या है, माँ का काम क्या है, खाना बनाना है, लेकिन माँ अपना काम नहीं करती है, खाना किससे बनवा लेती है, बच्चों से बनवाती है। तो कर्ता यहाँ पर क्या है, माँ है। माँ अपना काम नहीं करती है और किससे काम करवाती है, बच्चों के द्वारा वह काम करवाती है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आगे दूसरा उदाहरण देखते हैं। मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है। अब यहाँ पर कर्ता कौन है, मोहन है, लेकिन वह अपना काम ना करके किससे करवाता है, सोहन से करवाता है। इसलिए इस उदाहरण में क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। आपसे पूछा जाएगा मोहन सोहन से पत्र लिखवाता है, क्रिया का कौन सा रूप है, तो आपको बताना है यह पूर्वकालिक क्रिया है। मालिक नौकर से कपड़े धुलवाता है। मालिक नौकर से कपड़े धुलवाता है। अब यहाँ पर क्या है, कर्ता मालिक है, लेकिन यह अपना काम ना करके किससे करवाता है, नौकर से करवाता है। इसलिए क्या होगा, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आगे देखते हैं, जो प्रेरणार्थक क्रिया है इसके दो रूप बनते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप बनते हैं, दो रूप बनते हैं। वह कौन कौन सा होता है और कैसे बनता है। आपसे जब पूछा जाए प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं, तो प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के
दो रूप बनते हैं। प्रयार्थक क्रिया के कितने रूप बनते हैं? दो रूप बनते हैं। एक क्रिया में ना और दूसरी में क्या जोड़ते हैं? वाना जोड़ते हैं। जैसे क्रिया मान लेते हैं मूल क्रिया है, मूल क्रिया, और इधर लिखते हैं पहला रूप और इधर लिखते हैं दूसरा रूप। प्रयार्थक क्रिया कितने रूप बनते हैं? दो रूप बनते हैं। जैसे कहा गया अब मूल क्रिया गिरना है। मूल क्रिया क्या है? गिरना है। अब गिरना का जो प्रयार्थक क्रिया बनेगी यह बनेगा गिराना। क्या बनेगा? गिराना। और जो दूसरा रूप है यहां बनेगा गिरवाना। आपसे पूछा जाए गिरवाना क्रिया कैसी है तो आपको बताना है प्रयार्थक क्रिया है। गिराना क्रिया कैसी है? प्रयार्थक क्रिया है। कहीं लिखा हो दौड़ना, यह मूल रूप है क्रिया का कि मूल क्रिया है। दौड़ना क्रिया क्या है? मूल क्रिया है। अब इससे जो क्रिया बनेगी इसका पहला रूप क्या होगा? दौड़ाना, और दूसरा रूप बनेगा दौड़वाना। जैसे क्रिया क्या है? पढ़ाना। क्रिया है पढ़ना। इसका मूल जो यह तो क्रिया हो गई मूल क्रिया, और इसका जो पहला रूप बनेगा पढ़ाना, और जो दूसरा है वह बनेगा पढ़वाना। पढ़ाना और पढ़वाना क्रिया क्या है? यह प्रेरणार्थक क्रिया है। लिखना क्रिया क्या है? लिखना यह क्रिया का मूल क्रिया में है, और इसका जो प्रेरणार्थक बनेगा वह बनेगा लिखाना। लिखाना, और एक बनेगा लिखवाना। लिखाना और लिखवाना। कहीं सुनना लिखा है, सुनना क्रिया, तो सुनना, सुनाना और सुनवाना। कहने का तात्पर्य है कि जो प्रयार्थक क्रिया है उसके कितने रूप बनते हैं? दो रूप बनते हैं, पहला क्रिया और दूसरा क्रिया। यहां पर यह दोनों क्रियाएं क्या है? गिराना, दौड़ाना, पढ़ाना, लिखाना, सुनाना, यह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया है। अब एक चीज ये है कि यहाँ पर नोट्स में हम लिखेंगे कि जो अकर्मक क्रिया होती है अगर उसको प्रेरणार्थक बना दिया जाए वह क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। जैसे क्या है? दौड़ना क्रिया अकर्मक है। दौड़ना क्रिया अकर्मक है, लेकिन जो दौड़ाना क्रिया है यह सकर्मक है। दौड़वाना क्रिया भी क्या है? सकर्मक है। तो आपको ध्यान देना है कि अकर्मक होने पर कोई क्रिया अकर्मक है उसको हम सकर्मक बना दें तो वह क्रिया क्या हो जाएगी? कोई क्रिया अकर्मक है उसको हम क्या बनाएंगे? प्रेरणार्थक क्रिया बना दें तो प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। यहां लिखना है अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक हो जाती है। नोट, अकर्मक क्रिया
अप्रियार्थक होने पर सकर्मक हो जाती है, सकर्मक हो जाती है या होती है। कि अब कोई क्रिया कर्मक है वह प्रेरणार्थक हो गई तो वह क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी। आगे देखेंगे दूसरी जो क्रिया है उसका अन्य रूप वह क्या है। इसमें है एक है नामधातु क्रिया। अगली क्रिया क्या है, नामधातु क्रिया है। वह क्या होती है इसको हम लोग देखते हैं। नामधातु, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्या होता है कि जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है, उसे नाम धातु कहते हैं। उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा, जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे नामधातु क्रिया कहते हैं। अब जैसे जो संज्ञा से बनती है उसको देखिए, इधर संज्ञा, यहाँ नाम धातु। अब संज्ञा जैसे क्या है, हाथ, हाथ शब्द क्या है, संज्ञा है। तो हाथ से जो नाम धातु बनता है वह हथियाना, हाथ से हथियाना। फिर बात क्या है, संज्ञा है, बात से नाम धातु जो बनेगा बतियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना। या तो संज्ञा से बन गया। विशेषण से क्या बनेगा, विशेषण, और इधर लिख नाम धातु। अब विशेषण से है, जैसे चिकना शब्द क्या है, विशेषण, चिकना, इससे नाम धातु क्या बनेगा, चिकनाना। गरम क्या है, विशेषण है, गरम से बनेगा गरमाना। यह है नाम धातु क्रिया। कि ऐसी क्रिया, ऐसी धातु जो संज्ञा या विशेषण से बनती है उसे नाम धातु कहते हैं। अब जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, यह क्या है, नाम धातु क्रिया है। आगे अगली क्रिया देखेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं क्रियार्थक या संज्ञार्थक क्रिया। इसको किसको कहा जाता है, यह क्या होता है। इसमें है क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक को संज्ञार्थक भी कहा जाता है। यह क्या होता है, इसको देखते हैं। कि जब क्रिया संज्ञा के रूप में प्रयोग की जाए या कोई क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार में आए तो वह क्रिया क्रियार्थक कहलाती है। जैसे यहाँ पहले परिभाषा, जब क्रिया
संज्ञा की तरह व्यवहार में आए वह क्रियार्थक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण में जैसे कहा गया, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। देश के लिए मरना देश के लिए मरना कहीं अच्छा है। अब यहाँ पर देखिए क्रिया क्या है, टहलना। टहलना क्रिया है, लेकिन यह क्रिया जो है संज्ञा के लिए व्यवहार में आई, एक संज्ञा की तरह व्यवहार कर रही है, इसलिए टहलना क्रिया क्या है, क्रियार्थक क्रिया है। आगे देखते हैं अगली जो क्रिया है वह क्या है। क्रिया का जो अगला रूप है वह क्या है, तो एक होता है द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया तो द्विकर्मक क्रिया क्या होता है, इसमें है कि जब एक ही वाक्य में दो कर्म हो, या कहें कि जिस क्रिया में दो कर्म हो, लिखा है द्वि। द्वि मतलब होता है दो, तो जिस क्रिया में क्या हो, दो कर्म हो। तो यहां पर लिखिए जब वाक्य में दो कर्म होते हैं जब वाक्य में दो कर्म होते हैं और क्रिया का प्रभाव दोनों ही कर्मों पर पड़ता है, उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या बताया जा रहा है कि वाक्य में कर्म कितने होते हैं, वाक्य में दो कर्म और उन पर क्या है, क्रिया का प्रभाव पड़े, कि कर्म कितने होने चाहिए, दो कर्म हो
और क्रिया का प्रभाव दोनों कर्म पर होता है तो वह क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। उदाहरण में जैसे कहा गया, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। स्त्री बच्चे को दूध पिलाती है। अब इस वाक्य में देखिए कि दो कर्म है। दो कर्म क्या क्या है? किसी भी वाक्य में कर्म की पहचान करने के लिए हमें, इसके पहले की वीडियो हमने कहा कि क्या, किसे, किसको, या तीन शब्द हैं कर्म की पहचान के लिए। किसी भी वाक्य में कर्म है कि नहीं है, इन तीनों शब्दों में से क्या, किसे, किसको में से लगाकर प्रश्न करना है और प्रश्न करने के बाद जो उत्तर मिलेगा वह कर्म मिलेगा। जैसे मैं लड़के को क्या पढ़ाता हूँ, अगर क्या लगा लेते हैं कि मैं लड़के को क्या पढ़ाता हूँ तो उत्तर मिलेगा वेद, तो यह वेद क्या होगा, कर्म हो जाएगा। मैं लड़के को क्या पढ़ाता हूँ, क्या लगाने से प्रश्न किया तो उत्तर मिल गया वेद, उत्तर जो मिला वेद, यही क्या हुआ, कर्म। आगे फिर है मैं किसे वेद पढ़ाता हूँ तो उत्तर मिलेगा लड़के को, तो लड़का भी क्या होगा, कर्म होगा। या कह सकते हैं मैं किसको वेद पढ़ाता हूँ, तब भी आंसर लड़का ही मिलेगा। तो इस वाक्य में देखिए कितना कर्म हो गया, एक कर्म यहाँ हुआ और एक कर्म यहाँ हुआ। तो जिस वाक्य में दो कर्म होते हैं वह जो है द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। अगले उदाहरण में देखिए, स्त्री बच्चे को क्या पिलाती है तो दूध पिलाती है, दूध भी क्या है, कर्म है। स्त्री किसको दूध पिलाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, तो ये भी क्या है, कर्म है। तो जिस वाक्य में दो कर्म होता है वह क्रिया द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। आगे अगली क्रिया जो है पूर्वकालिक क्रिया, इसको देखते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, इसमें क्या होगा कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में लग जाता है। तब पहली क्रिया पूर्वकालिक, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है।
कहा गया कि जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर कर उसी समय दूसरी क्रिया में लग जाता है तो जो पहली क्रिया होती है वही क्रिया क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। उदाहरण, तो उदाहरण में है उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया। इसमें देखिए कि क्या है कि उसने नहाकर पहले क्या किया, नहाया, और उसके बाद क्या किया, भोजन किया। तो एक क्रिया नहाने वाली जो क्रिया थी वह समाप्त हो गई और उसके बाद दूसरी क्रिया क्या है, प्रारंभ है। फिर राम भोजन करके सो गया। राम भोजन करके सो गया। तो यहाँ देखिए एक काम था भोजन करना, तो यह काम समाप्त हो गया। दूसरा काम क्या है, सोना। कि कर्ता ने एक काम समाप्त किया और दूसरा काम क्या किया, जारी किया। तो जो पहला काम समाप्त है यही क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक, तो जहां पर आपको दिखाई दे जैसे मालिक क्रिया में करके लगा हो, नहाकर, जाकर, खाकर, अगर ऐसा आपको दिखाई दे, कहीं लिखा हो जाकर, जाकर, खाकर, तो जहां पर कर आपको दिखाई दे तो वह क्रिया जान जाइए पूर्वकालिक क्रिया है। पूछा कैसे जाएगा कि उसने नहाकर भोजन किया, क्रिया का कौन सा भेद है, तो आपको बताना है पूर्वकालिक क्रिया का भेद है। आगे संयुक्त क्रिया देखते हैं हम लोग। जो अगली क्रिया है संयुक्त क्रिया, उसको हम लोग देखते हैं। संयुक्त क्रिया, संयुक्त का मतलब होता है किसी चीज, दो चीज को जोड़कर बनाया जाए। तो उसी प्रकार दो क्रिया को जोड़कर एक क्रिया बनाई गई, वह क्रिया क्या है, संयुक्त क्रिया है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जब कोई क्रिया, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के, दो जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, वह खाने लगा, वह खाने लगा। मुझे पढ़ने दो, मुझे पढ़ने दो।
वह पेड़ से कूद पड़ा। वह पेड़ से कूद पड़ा। मैंने किताब पढ़ ली। मैंने किताब पढ़ ली। तो यहाँ पर भी देखिए खाने लगा, पढ़ने दो, कूद पड़ा, पढ़ ली। ये क्रिया है कि दो क्रियाओं के संयोग से बनी है, इसीलिए यहाँ पर क्या है, संयुक्त क्रिया है। आगे देखते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या होती है, इसका नाम ही सहायक क्रिया है कि ऐसी क्रिया जो मुख्य अर्थ को स्पष्ट करने में सहायक होती है उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। इसमें लिखते हैं सहायक क्रिया सहायक क्रिया मुख्य क्रिया सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता करती है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि वाक्य के अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में जो क्रिया मदद करती है उस क्रिया को क्या कहते हैं, तो उस क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, मैं घर जाता हूं। मैं घर जाता हूं, इसमें सहायक क्रिया क्या है, हूं। वह पत्र लिखता है। वह पत्र लिखता है, इसमें सहायक क्रिया क्या है। वे हंस पड़े। वे हंस रहे थे। इसमें क्या है, थे। अब यह क्रिया क्या होती है, जैसे अभी कहा जाए कि यहाँ लिखा गया कि वाक्य के अर्थ को स्पष्ट और पूर्ण करने में सहायक होती है। मैं घर जाता, अब यह मुख्य क्रिया क्या है, जाना। मुख्य क्रिया क्या है, जाना। अब यहाँ अगर कहता मैं घर जाता तो इसमें क्या होता, वाक्य का जो अर्थ है वह पूर्ण नहीं दिखाई देता, या इसका जो स्पष्ट नहीं होता, हाँ वह कब घर जाता है, कब नहीं जाता, किस काल में है। तो यहाँ पर क्या है, यह क्रिया किसी को जो अर्थ को स्पष्ट करती, मैं घर जाता हूँ, वह पत्र लिखता है, तो आपका है, हूँ, था, थी, थे, गा, गी, गे, ये सब क्या है, सहायक क्रिया है। तो इस प्रकार जो क्रिया के अन्य रूप हैं समाप्त होते हैं।
अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास शेयर करें। धन्यवाद।